नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना सक्सेसफुल यूएस और ऑस्ट्रेलिया विजिट किसने कराया था? क्या आपको पता है कि सज्जाद लोन को नरेंद्र मोदी से किसने मिलवाया? ये वैसे तो पेशे से इंजीनियर है, लेकिन आजकल ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज्यादा करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं आमने सामने में बीजेपी के महासचिव राम माधव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपने काफी ज्यादा क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। नहीं, मैंने तो सुना है कि आजकल आप नंबर 3 के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद राम माधव। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बाद राम माधव जैसे बहुत लोग हैं पार्टी में। हाँ? हम सब लोग नंबर 3 कहिए, यहाँ पार्टी में कोई सीरियल नंबर नहीं होता है। पार्टी के सत्ता की चाबी और पार्टी और प्रधानमंत्री के साथ में जो जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, उसकी चाबी तो राम माधव के पास। देखिए भाई, हमारे पार्टी का ना चाबी है ना दरवाजा है। हम खुले ढंग से काम करने वाले पार्टी है, तो किसी का हाथ में चाबी नहीं है। दिस पार्टी इज ओपन टू एवरीबॉडी। अच्छा राम माधव जी, ये बताइए, और ये बहुत ही मौजूद सवाल है आज की डेट में, कि राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति हुई और पिछले 22-23 साल से जो राजनीति हुई, उसके नाम पर, उसके रथ पे चढ़ के बीजेपी अपनी सत्ता में आ गई, इतनी बड़ी पार्टी बन गई, इतनी ताकतवर पार्टी बन गई। लेकिन उसके बावजूद आज की डेट में अगर देखें तो बीजेपी ने राम को भुला दिया है। मतलब दे हैव फॉरगॉटन अबाउट राम। राम मंदिर आंदोलन जब पीक पर था, उस समय 1989 में भारतीय जनता पार्टी एक प्रस्ताव के जरिए राम मंदिर को समर्थन दिया था। तो उस समय जो 91 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में स्वाभाविक ही राम मंदिर का मुद्दा अहम मुद्दा रहा है। बट हर इलेक्शन का अलग अलग एक सेंट्रल इश्यू होता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम उस समय के जो प्रमुख मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़कर चुनाव लड़ते आए हैं। आप याद कर सकते हैं 98 में अडवाणी जी के नेतृत्व में, जब अटल जी के नेतृत्व में जब चुनाव में गए थे, तो गुड गवर्नेंस के नाम पर हम गए थे। की डेट में भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ में संघ परिवार के लिए राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम है, मुद्दा है या मुद्दा है भी या नहीं है? देखिए, राम मंदिर का जो प्रश्न है वह कोई विशेष चुनावी या राजनीतिक प्रश्न नहीं है। इस राष्ट्र का आइडेंटिटी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न के रूप में वो खड़ा हुआ है। उस संदर्भ में इस देश का सर्वाधिक नागरिक राम मंदिर के विषय में एक मत बना के खड़े हैं, ये सब देश और दुनिया जानता है। एक पार्टी के नाते एक चुनाव के समय में हम उस समय देश के सामने जो मुद्दे हैं तो उनके लेकर चलते हैं। जब ये मुद्दा फिर से उस प्रकार का मुद्दा होगा, तब उस पर राय होगी। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि राम माधव ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा अभी पीछे चला गया है। हमारे मैनिफेस्टो में जब पार्लियामेंट चुनाव में हम गए थे, अनेक मुद्दों में ये मुद्दा भी शामिल था। अनेक मुद्दों में, लेकिन ये अहम मुद्दा नहीं था। सब मुद्दे अहम थे। नहीं, तो अनेक मुद्दों में ये मैनिफेस्टो में जो मुद्दे डालते हुए अहम नहीं होते हैं। नहीं, अहम होते होंगे, लेकिन आपका मैं पूछ लूं कि आपके शोज में कौन सा शो अहम है, कौन सा नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना हमारे सब शो अच्छे है, बोलेंगे। आप एक बात बताइए, ये मुद्दा अहम मुद्दा नहीं है। सब मुद्दे, हम जो मुद्दे पॉलिटिकल इश्यूज हम जब उठाते हैं, वो सब अहम मुद्दे होते हैं, सब मुद्दे। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई, ये सरकार का स्वरूप थोड़ा अलग है, ये विकास के एजेंडे पर आई है, तो इसका मतलब आज की डेट में ये माना जाए कि आपके लिए आने वाले दिनों में 5 साल तक विकास ही मुद्दा रहेगा, राम मंदिर का मुद्दा ये वो सब गौण हो चुका है? देखिए, इस समय भारत के लिए एक प्रायोरिटी इश्यू है जो प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा, विकास, डेवलपमेंट। इस मुद्दे को प्रायोरिटी इश्यू बनाकर यह सरकार काम कर रही है। भारत के लिए अच्छा होगा, आने वाले समय में डेवलपमेंट के अनेक नए आयामों पर यह सरकार काम करेगी। अच्छा, जो राम मंदिर मुद्दे के लिए जो बाबरी मस्जिद की जो पूरी लड़ाई और जिस केस को सबसे ज्यादा बड़े मुद्दई जो हैं हाशिम अंसारी, उन्होंने ये बयान दिया कि मैं अब इस केस को नहीं लड़ना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि रामलला को आजाद कर देना चाहिए। तो इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या समझ रहे हैं? क्या ये समझा जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में उनकी एक उपलब्धियों में से ये भी होगा कि ये मुद्दा सुलझ जाएगा, या उसको सुलझाने के लिए आप लोग कितने आतुर हैं? नहीं, इसको आप अच्छा संकेत के रूप में देखिए, क्योंकि धीरे धीरे होकर
अपने इस मुद्दे से जुड़े हुए समाज के प्रमुख लोग ही अगर आगे आकर इसका एक समाधान का रास्ता ढूंढते हैं तो सबसे अच्छा समाधान इसमें से निकलेगा। हम पहले से कहते आए हैं कि राम मंदिर का मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझ जाता तो सबसे अच्छा उसका समाधान निकलेगा। दूसरा विकल्प इस समय वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट में जो कार्रवाई होगी उसकी भी हम प्रतीक्षा करें। पर अगर उस केस से जुड़े हुए लोग आज ये कह रहे हैं कि रामलला को हम आजाद करें, पीछे भी क्या राम माधव की कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये समाज के अच्छे लोग अपने विचार को आज बदले हुए माहौल में अपने विचार को रिफाइन कर रहे हैं, अच्छे विचारों से आगे आ रहे हैं, तो स्वागत कीजिए। संघ के लिए जिससे आप अभी अभी बीजेपी में आए हैं, संघ के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है और खास करके पूरे संघ परिवार के या उसके एफिलिएट्स के, चाहे वो वीएचपी हो, संघ और वीएचपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा बात की है विकास की और विकास के एजेंडे की। आपको नहीं लगता कि दोनों में, परिवार के दोनों में कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन है? कुछ नहीं है ना, ये सारे अलग अलग मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी एक नेशनल वार मेमोरियल की बात की है, कॉन्ट्रडिक्शन है क्या उसका और डेवलपमेंट का? These are all different issues of national importance. I'm saying ना, all these are issues of national importance. उसके एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कंपैरिजन है, ऐसे सोचने का कारण नहीं है। इस समय सरकार विकास केंद्रित अपना एक सोच लेकर आगे बढ़ रही है। बाकी जो मुद्दे हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर लोग अपना विचार रखेंगे। जब वीएचपी के जब लीडर्स ये बोलते हैं कि 800 साल के बाद हिंदू सरकार, हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की सरकार आई है, हिंदू सरकार आई है देश में, तो उसको आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के जो डेवलपमेंट या ग्रोथ का जो एजेंडा है और सबको लेके चलने की जो बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उसके साथ एक सामने एक ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ही है ना, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जब आपकी वीएचपी ये बोलती है 800 साल के बाद आई है सरकार हिंदुओं की। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के नेता कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं तो आप थोड़ी उनको छोड़ेंगे, आप बुलाइए यहाँ बिठा के, आप ये प्रश्न पूछिए, मुझे बीजेपी के बारे में पूछिए ना। नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी हमेशा जब ऑपोजिशन में रहती रही है तो इसी तरीके के सवालात उठाती रही है और जैसे ही पावर में जाती है बीजेपी अपना 360 डिग्री से ना अपना चेहरा बदल लेती है। अच्छा, बाय द वे 360 डिग्री बदलने से जहां शुरू हुए वही होते हैं, 180 डिग्री बदलने से अलग होते हैं। तो 360 डिग्री से मत कहिए, जहां भी हो आपका बात मैं मान रहा हूं, पर अलग अलग संगठनों के या अलग अलग समाज के वर्गों के लोग इस सरकार में अलग अलग सिंबलिज्म देख रहे हैं। आपको अगर उस किसी को हम कह रहे हैं हम विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है, किसी को और भिन्न एक मत लगा है तो अपना मत व्यक्त करते हैं, आपको चिंता क्यों है? लेकिन बीजेपी के सो कॉल्ड सबसे इंपॉर्टेंट महासचिव से ये प्रश्न मत पूछिए, आपकी सरकार, आपका परिवार, और ये प्रश्न आपसे न पूछा जाए। नहीं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी के बारे में जो भी आपका परिवार भी नहीं, हमारे परिवार में सब अच्छे बुजुर्ग लोग हैं, बढ़े हुए लोग हैं, वो किसी दूसरे को उनके बारे में नहीं पूछा जाता है, उनसे उनके बारे में पूछा जाता है। ये आप पतली गली मत होइए, आप सीधे सीधे बताइए इस बात को। नहीं, मैंने सीधा कह रहा हूं, हर संगठन का अपना एक दृष्टिकोण रहने का, रखने का अधिकार होता है। उन्होंने वो विचार व्यक्त किया होगा तो आप उनके संदर्भ में कुछ पूछना है तो उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी की एक मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, बड़ी बड़बोली हैं, ऐसी तुकबंदी उन्होंने की है, इतनी बढ़िया रचनात्मक तुकबंदी की है, तो ऐसे गाली गलौज वालों को आप क्यों मंत्री? इसके कारण पहली दफा प्राइम मिनिस्टर को डिफेंसिव होना पड़ा, पहली दफा वो उनको संसद में उनको ये बयान देना पड़ा, पहली दफा किसी भी मुद्दे पर जैसे लगा कि प्राइम मिनिस्टर को घेरा जा रहा है। तो इतनी छोटी सी बात है, आपको उनको कहना चाहिए कि ऐसी भाषा वाले मंत्री को मंत्री परिषद में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, इस विषय पर पर्याप्त बहस पार्लियामेंट के अंदर हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने भी उस विषय में जो कहना था उन्होंने दोनों सदनों में स्पष्ट कहा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे अच्छे वरिष्ठ पत्रकार भी इस इश्यू को एक सबाल्टर्न डिस्कोर्स का महत्व को नहीं समझते हुए इसको खींचना चाहते। वो संबंधित मंत्री ने सदन में अपनी अपॉलॉजी कह दी है, प्रधानमंत्री जी ने उसका बैकग्राउंड के आधार पर जो कहना था उन्होंने भी कह दिया है।
और उनको बड़बोले कहना, ये सब कहना आपको भी शोभा नहीं देता। पहली बात, नहीं सुनिए, आपने प्रश्न पूछा तो आपने बड़बोले शब्द प्रयोग किया, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी मंत्री के बारे में ऐसा बोला नहीं जाता है। दूसरी बात, उसमें मंत्री ने की बात करें जो कि आप टेलीविजन पर ले भी नहीं सकते हैं, इस तरीके के शब्द का उपयोग आपने तो बहुत लिया है, ऐसा नहीं है। बड़बोला का मतलब जो ज्यादा बोलता है उसको बड़बोला कहा जाता है, उसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, तो सब व्यक्ति जस्टिफाई करेंगे ना, सबाल्टर्न डिस्कोर्स ऐसा होता है, कोई करेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड सबाल्टर्न स्टडीज, आप पढ़िए ना। तो उसमें होता, इसलिए मैं उसका जस्टिफिकेशन, अनुराग जी मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें जो स्पष्टीकरण होना था हो गया। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, इस देश में कौन सा नेता कब सच में माफी मांगा है? क्या नरेंद्र मोदी को वो मौत का सौदागर, ये इस प्रकार का शब्द एक मुख्यमंत्री के बारे में कहकर बिना किसी आधार का, कभी सोनिया गांधी ने माफी मांगी है? और आपकी ममता दीदी ने कलकत्ता में क्या किया, कहा नहीं किया, कभी माफी मांगी है? कोई नहीं करता है। और यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में एक मंत्री था जिसने भारत माता को डायन कह दिया, माफी मांगा है? नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन का प्रश्न है। मैं कह रहा हूँ वन स्टेप फॉरवर्ड होकर हम कह रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ मंत्री ने माफी मांगी, प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया, ये किसी ने नहीं किया है। फिर भी इसको बहस को खींचना ये राजनीतिक दुरुद्देश्य के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद ऐसा क्यों हुआ कि आपके सांसद और आपके कुछ मंत्रीगण ने उसको जातिवाद का एक मुद्दा बना दिया? अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया था तो उसके बाद चुप हो जाना चाहिए था। क्यों आपके मंत्री और आपके सांसद उसे बढ़ा रहे हैं ना? किसी ने फिर उनकी जाति की बात आने लगी, उनके दलित होने की बात आने लगी। आप हमें मीडिया को बोल रहे हैं कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपके सांसद और मंत्रीगण वहां पार्लियामेंट में बैठ कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आमतौर पर एक हाउस सदन की एक मर्यादा होती है, जिसमें एक बार प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हो गया, उस मुद्दे को समाप्त माना जाता है। पर यह दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद भी हमारे विपक्षी दल, यानी वो दर्जा से विपक्षी दल नहीं है, उनको विपक्षी दल बनाने का भार भी हमारे ऊपर है। तो वो विपक्षी दल मुंह में पट्टी बांध के ये सब कर, चुनाव के पहले मुंह में पट्टी बांध लेते ना ये लोग, ज्यादा सीट मिलते थे इनको। मैं कह रहा हूं पेपर में भी निकला हुआ है ये बात से। पट्टे आप बांध रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा राजनीतिक बहस हो गया है। बीजेपी चाहती है कि ये डिस्कोर्स बढ़े, क्योंकि आप चाहते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति एक दलित चेहरा बन करके उत्तर प्रदेश में दिखे और मायावती जी के सामने खिलाफ उनको आप बड़ा बना रहे हैं। तो ये सारी आपकी पिछले 10 मिनट में मैंने जाति नहीं उठाया, आपने उठाई। नहीं, ये काम आप लोग करते हैं ना। मैंने कहा मैंने कोट किया है, इसलिए आप सांसद बोल रहे हैं, इसलिए आप मैंने नहीं बोला है, आपके मीडिया संयम रखे ना। मीडिया आप दलित है कि नहीं है इसमें मत पड़िए ना। हम कह रहे हैं इस बहस को समाप्त करो, आप करो ना, नहीं तो चलाना है तो आप चलो, हमारे इंटरेस्ट नहीं है इसमें इंटरेस्ट नहीं। आप उनको हटाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने माफी मांगा है, आप उनको हटाएंगे वो प्रश्न मेरे से नहीं पूछना। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, फॉरेन अपने क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्ट कहा है कि वो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब कश्मीर पर आते हैं। कश्मीर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। कश्मीर के आप पॉलिटिकल इंजीनियर माने जा रहे हो। लोग तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर माने जाते थे, आप तो पॉलिटिकल इंजीनियर माने जा रहे हो कि आपने कश्मीर में एक नई इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की परिभाषा इजाद की है, नेशनलिस्ट। और सज्जाद लोन को आप कैसे डिफाइन करते हो? नहीं देखिए, हर व्यक्ति का डेफिनेशन में मत जाइए, हम डिक्शनरी नहीं निर्माण कर रहे हैं। ये टीवी इंटरव्यू है। नेशनलिस्ट, सेपरेटिस्ट, ये टर्म आप लोगों ने निकाला है कि नहीं? नहीं, हमने कोई शब्द निकाला नहीं। एक बार दिखाइए, ये शब्द सारी इन्वेंशन है, मीडिया का है। अच्छा, उसको आप भी सेपरेटिस्ट कहते हो, मैं कहता हूँ हम। अच्छा, मीडिया का आप ये कह रहे हो कि पीछे से कोई छोड़ेगा तो विषय उठाएगा मीडिया। आप मीडिया की तो ये कर रहे हो। नहीं, मैं मीडिया की कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बताइए इस शब्द का इजाद तो कहीं ना कहीं से तो किया गया है। नहीं देखिए, हाँ, जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग नहीं है। चुनाव हम गंभीरता से लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भविष्य बनाने के एक सुनहरा अच्छा मौका इस समय जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आया है। हम उसमें एक विजन उनको दिया है, अगेन एक डेवलपमेंट का विजन दिया है।
और उस विजन को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी गई है और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा विजन जो है उसको समर्थन जनता का मिलेगा। 44 है, आपको लगता है कि आपका पूरा हो जाएगा? 44 है नहीं, 44 प्लस है, वो हो जाएगा। एक बात बताइए, लेकिन इस बार आप जब कश्मीर में जा रहे हैं तो वो सारे जो मुद्दे, कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते रहे हैं, जिनके बूते पर बीजेपी ने हमेशा बात की है कि 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं हो सकता है, उसको आपने आज सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा क्यों? देखो अनुराधा जी, विडंबना देखिए, जब एक बात मैं कहता हूं, अगर हम उठाते हैं तब भी आप यहाँ बिठा के आधा घंटा मेरे को क्वेश्चन करते थे, अरे ये मुद्दा क्यों उठा रहे हो, नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए करके बहस कर रहे हो। हमने इसलिए कहा ना, कॉमन सिविल इट इज एज इंपॉर्टेंट एज योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट राम जन्मभूमि। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि स्टेट का इलेक्शन का इस समय जम्मू कश्मीर में हमने जो माना है, सबसे अहम चीज जम्मू कश्मीर को एक भ्रष्टाचार मुक्त और 2 परिवारों का राज से मुक्त अच्छा शासन देना है, जिससे वहां विकास हो सके। बाकी सारे मुद्दों पर उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मंच पर हम बहस करेंगे। बीजेपी के लिए हमेशा से खास करके कश्मीर जो है वो एक इमोशनल इशू भी रहा है पूरे देश के लिए भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के अभी तक, मतलब बीजेपी के लिए कश्मीर बहुत अहम और इमोशनल मुद्दा रहा है ना, इसीलिए हम इसको चैलेंज के रूप में लिए ना, इसीलिए हम एक अच्छा शासन निर्माण करेंगे। जो वादे हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की जनता को और देश को किए हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी और डेवलपमेंट को ठीक रास्ते पर ले जाना है, वो करेंगे। बाकी बहस हम समय पर उठाएंगे। कहते हैं कि आपने बहुत से पीछे में बहुत सारी इंजीनियरिंग की है, किसी इसको मिलाया, लोन को मिलाया, उनकी फैमिली में 2 फाक करा दिया, किसी और की फैमिली में 2 फाक करा दिया। आपके पांव या तो बाहर रहते हैं इंडिया से या कश्मीर में रहते हैं। देखिए, ये एक शब्दावली कुछ जो पॉलिटिक्स में आ गई है ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, ये शब्दावली भी एक विचित्र सा शब्दावली है। भाई चुनाव के ढंग से लड़ा जाता है। भाई चुनाव का लड़ने के एक ढंग होता है, उसमें आप अनेक लोगों को साथ लेने का प्रयास करते हैं। ये कोई इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग ये नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, इट्स इलेक्शनियरिंग है। हम इलेक्शनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्शनियरिंग में हम साथ लेंगे इस शर्त पर कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास की जो कल्पना है, एक विजन है, उस विजन में उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अब पुराने वो जो मुद्दे हैं उनको छोड़कर आगे आने के लिए तैयार है, उनको हम साथ लेकर चलेंगे। भाई तो मतलब जो आपके साथ आ गया वो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट हो गया, और जो आपके साथ नहीं है वो नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट नहीं है। नहीं, देखो हमारे साथ जो आया है उनके बारे में घाटी में अच्छी धारणा है कि ये राष्ट्रीय मुख्य धारा में विकास के लिए अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। ये धारणा वहां है। यहाँ आप बहस चला रहे हो कि डिक्शनरी में क्या शब्द डालना है। आप ये बताइए, तो सज्जाद लोन से खूब अच्छी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। 24 डिक्शनरी खोल लीजिए, उसमें शब्दावली डालिए। ये देखिए, अब डील करें आप, जा करके बात करें आप, इलेक्शनरिंग करें आप, और न्यूज 24 डिक्शनरी खोले, ये कौन सा तरीका? भाई देखो, ये सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट शब्दावली मैंने कभी प्रयोग किया क्या? ये बताइए ना, हमने किया क्या? आप इन्वेंट कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि सज्जाद लोन आपके साथ अगर ऐसा मौका आता है तो क्या आप सज्जाद लोन को अपने साथ लेंगे ना सरकार बनाने में? देखो भाई, हम 44 प्लस का जब नारा दिए थे, यह कुछ सोच विचार करके दिए थे। जब हमने प्लस कहा, इस प्लस में जो लोग हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे विजन के साथ चलना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलने के लिए हम तैयार हैं। हमारा तो मतलब ये कहा जा सकता है कि सज्जाद लोन आपके साथ अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो साथ में होंगे, या बीजेपी सज्जाद लोन के साथ में होगी? अब कौन, देखिए आप ये सारे कह रहे हो, आप वहां के लोकतंत्र पर थोड़ा विश्वास और पेशेंस रखिए। वहां चुनाव चल रहा है, कौन जीतेंगे कौन नहीं जीतेंगे, किसको कितना सीट मिलता है, ये सारी चीजों पर निर्भर है ना। जिसका नाम आप बार बार ले रहे हो वो चुनाव जीते तो बाद में देखेंगे क्या होगा। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि बीजेपी जो है ना, जैसे आपने 180 डिग्री कहा, वो अपने सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको वो तो उन्होंने भूल गई है, और बस उनको सिर्फ चुनाव के लिए यहाँ पे आए हैं। चुनाव जीत गए तो वो फिर सारे वो मुद्दे अपनी तरीके से उठाएंगे।
क्या मैं उमर अब्दुल्ला साहब की हालत में बताता हूं। वो 2008 में जहां थे आज भी वही है। 2008 में जो मैनिफेस्टो था उसको जेरॉक्स निकाल के 2014 का कवर पेज बदल के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भैया। और 2008 का जो चुनाव रिजल्ट है उसका 180 डिग्रीज का उल्टा रिजल्ट आज उनको मिलने वाला है। लूजर्स कैन नॉट बी चूजर्स। यू आर कॉलिंग हिम अ लूजर? एब्सोल्युटली, एनसी इज ए लूजर। एनसी इज अ लूजर या उमर अब्दुल्ला इज अ टोटल लूजर? एनसी का तो नेता वही है, ये दो ही आप बोलिए कि उमर अब्दुल्ला लूजर है। देखो भाई, मैं इंडिविजुअल्स पर नहीं कहता, मैं पार्टी के बारे में कह रहा हूं। एनसी और पीडीपी, इन दोनों को हम इस बार चुनाव में परास्त करके सरकार बनाने के प्रयास में हम हैं। हाँ। ये बताइए, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान पर मोदी जी या पूरी बीजेपी की लीडरशिप जिस तरीके से चुनाव से पहले बोलती थी 56 इंच का सीना चाहिए, 2 काटे उन्होंने सर तो हम 20 काट के लाएंगे, तो इस तरीके की बातें जो इलेक्शन के पहले कही जाती थी और जिस तरीके से पाकिस्तान ने घाटी में उनके सपोर्ट से, चाहे वो उनका कैंडिडेट सपोर्ट हाफिज सईद को हो, आईएसआई हो, पाकिस्तान हो, जिस तरीके से वो घाटी में इन्फिल्ट्रेशन करा रहे हैं और जिस तरीके से सेपरेटिस्ट वहां पे घुस करके आतंक मचा रहे हैं, तो आज की डेट में ऐसी भाषा आप लोगों की नहीं आ रही है जो पूरे देश को उस समय उत्साहित करती थी कि 56 इंच का सीना, वो आजकल सुना ही नहीं पड़ रहा है। देखो भाई, कोई भाषा आती है तो बड़ बोले बोलते हो नहीं आई तो नहीं आया, क्या है तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। सरकार बहुत जिम्मेदारी से पाकिस्तान के विषय को हैंडल कर रहा है और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई परमानेंट शत्रुता रखना है, ऐसा कोई हमारा विचार ऐसा कभी नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का माहौल वो आतंक का माहौल घाटी में पैदा कर रहे हैं, तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अभी तक अगर दिया जाएगा और सरकार, हमारे सेना वहां जो तैनात है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो तैनात है, वो इस स्थिति को सख्ती से हैंडल कर रहे हैं। एक होकर देश ये जानना चाहेगा, बीजेपी के बड़े चैनल की भाषा में मत जाइए, देश ये जानना चाहता है। नहीं, मैं देश ये जानना चाहेगा कि बीजेपी के इतने बड़े और बड़े कद्दावर महासचिव से कि बीजेपी इसमें क्या चाहती है, प्रधानमंत्री क्या करें, पाकिस्तान के साथ क्या रुख अपनाएं? देखिए, भारत सरकार या प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ क्या करे, इस विषय में हम कोई विशेष सुझाव दे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे नेता है, हमारे पार्टी के नेता है और वे इसमें क्या करने भली भांति जानते हैं और अच्छी तरह पाकिस्तान का विषय इस सरकार के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। तो आप खुश हैं जिस तरीके से सरकार हैंडल कर रही है पाकिस्तान को? नहीं, जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए उस प्रकार सरकार बिल्कुल हैंडल कर रही है। आपको भी खुश होना चाहिए। अच्छा, ये पूछ रहे हैं राम माधव जी, कहा जाता है आप नरेंद्र मोदी के बिल्कुल उन्हीं की तरह से पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप सबसे पहले और अंतिम प्रवक्ता रहे होंगे शायद संघ के, जिस लेवल पे आप थे यहाँ पर आके सीधे महासचिव हो गए, और लोग तो जूनियर पोजीशन से आते रहे। तो क्या राम माधव की भी क्या आगे राजनीति वैसी ही चलेगी जैसे नरेंद्र मोदी जी की रही है? एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पर कुछ सार्वजनिक बहस हो रहा है, ये मेरे ध्यान में आया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आरएसएस का प्रचारक हूं। आरएसएस के प्रचारक को एक विशेष जिम्मेदारी देकर ही अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजे, किसी को स्टूडेंट क्षेत्र में भेजा जाता है, पर हमारे ऊपर एक कंडीशन भी रहता है कि हम संगठन के लिए काम करते हैं, हम और कोई किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, रखने का ट्रेनिंग भी हमारा नहीं है। इसलिए ये जो बात होती है ना कि आप उनके फुटस्टेप्स पे चल रहे हो, आपका भी कोई आगे प्लान है, ये बिल्कुल बेकार है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कोई टीवी के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब आगे चल के वेम्बली की तैयारी, सुना लंदन में बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पूरे यूरोप से आप नरेंद्र मोदी का पूरा वो मैनेज कर रहे हैं वहां पर लंदन के वेम्बली स्टेडियम में। देखिए भाई, प्रारंभ में भी आपने कहा तो मैं उसका भी ठीक करना चाहता हूँ, सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राओं में जाते हैं तो वहाँ के इंडियन कम्युनिटी में अब बहुत खास उत्साह रहता है कि उनको फेलिसिटेट करे, उनको वेलकम करे, रिसेप्शन दे। तो यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, फॉर एग्जांपल मैं नहीं गया था पर म्यांमार में भी हुआ था, तो इसलिए वो कोई यहाँ से इंडिया से मैनेज होता ऐसा नहीं है, वहाँ की इंडियन कम्युनिटी करती है। तो कुछ जगह कुछ फैसिलिटेट करने में कभी मैं गया हूँ, उतनी सीमित मेरा रोल थी, तो इसको बड़ा चढ़ाकर भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, वेम्बले तो आप करेंगे ना, वो आपके ही? मेरी जानकारी में नहीं है प्रधानमंत्री जी कब यूके जाने वाले हैं।
ये तो जब वो तय होगा फिर प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, वहां सशक्त इंडियन कम्युनिटी है, वो क्या करना चाहेंगे उनको मालूम है। अच्छा ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के मतलब आप ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी आ रहे हैं, ऐसा तो सबसे मोस्ट पावरफुल महासचिव राम अब माधव। आप कहिए गॉसिप किसका होता है? हमारे किसी ने कहा क्या इस प्रकार की बातें? मैं इस पार्टी में, आपने ही कहा इस पार्टी में पढ़ रही थी। हाँ बस तो हाँ। आपने मान लिया कि ये मीडिया का पूछ रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, ये सवाल तो मैं आप ही से पूछ सकती हूँ ना। इस पार्टी में सबसे जूनियर फंक्शनरी मैं हूँ। मेरे से पहले से इस पार्टी में काम करने वाले बहुत लोग हैं। पार्टी का नेतृत्व जो रोल दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मेरा पूरा जी जान लगा के मैं काम कर रहा हूं। जनरली मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, पर्सनल इश्यूज पर टीवी या मीडिया में कभी नहीं बात करता। पार्टी जो तय करे तय करे। तो ये थे आमने सामने में बीजेपी के महासचिव राम माधव जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं। तब तक के लिए नमस्कार।